welcome back, dear students. So in previous lecture we have discussed about the first part of a excretory system, या the excretory function of a nephron, that is actually the ultrafiltration. And in this topic, in this lecture we will discuss about the remaining two function, the selective reabsorption and tubular secretion, right? इससे पहले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ अल्ट्राफिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया था, और अभी के लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को और ट्यूबुलर सिक्रीशन को. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो आपके जहन में होना चाहिए द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, जो सेलेक्टिव प्रेशर फिल्ट्रेशन में 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट बनता है. ठीक है, ये पॉइंट शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है उधर. तो 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन. सही है. इसके बाद ये 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट, इसका जो कंपोनेंट्स है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस विल बी रीएब्जॉर्ब अगेन इन अ बॉडी. इसका फंक्शन ये है, इसका काम यह है रीएब्जॉर्प्शन का, कि जो भी फिल्ट्रेट हमारे बॉडी से बना है, ठीक है, जो भी मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो एसेंशियल कंपोनेंट है, जो ज़रूरी कंपोनेंट है, जिसकी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, वो हमारे बॉडी में दोबारा डिपॉजिट होगी. थैंक्स गॉड कि ये मैकेनिज़्म होती है. अदरवाइज हमारे बॉडी से पर मिनट 125 ml ऑफ फ्लूइड लॉस होगी. तो इसके हिसाब से 180 लीटर ऑफ फ्लूइड मीन्स प्लाज्मा जो है वो बॉडी से लॉस होगी. सो देयर विल बी नो चांस फॉर द सर्वाइवल. सही है. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो मेन रीज़न है वो ये है कि इस 125 ml में से कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि मेरी बॉडी को ज़रूरत है, जिन चीज़ों की मेरी बॉडी को ज़रूरत है, तो वो चीज़ें जो मेरी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, उसको मैं दोबारा डिपॉजिट करूँगा. एंड द प्रोसेस ऑफ दिस रीडिपोजिशन इन अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड ए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह बताया कि हमारे पास 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट बनता है. तो अभी अगर हम इस फिल्ट्रेट को देख लें, तो 125 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 60 के साथ, तो एक घंटे में मेरे पास बनेगा 7,500 ml ऑफ फिल्ट्रेट, मीन्स 7.5 लीटर. सही है. एक घंटे में हमारे पास 7.5 लीटर बनेगा. इसी तरह अब अभी अगर मैं इस 7,050 को मल्टीप्लाई कर लूँ 24 आवर्स के साथ, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बनता है 180 लीटर. ठीक है, ये हमारे पास कितना बनता है? 180 लीटर. तो अभी इस 180 लीटर में लेट सपोज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, 125 ml में से रीअब्जॉर्प्शन में 124 ml पर मिनट ये दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है. पॉइंट टू बी नोटेड, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में या प्रेशर फिल्ट्रेशन में हमारे पास 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट बना है. अभी इस 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट का 124 ml फिल्ट्रेट दोबारा मेरे बॉडी में डिपॉजिट होगी, रीअब्सॉर्ब होगी, और जो रिमेनिंग 1 ml फिल्ट्रेट है दैट विल रिजल्ट टू फॉर्म यूरिन. वो यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प देगा, वो यूरिन बनाएगा. मीन्स ये 1 ml जो है ये एक्चुअल यूरिन है, और 124 ml पर मिनट जो हमारे पास दोबारा क्या है वो डिपॉजिट होगी. तो इस हवाले से इसी तरह हमारे बॉडी से 180 लीटर जो है ना, ये हमारे बॉडी में टोटल फिल्ट्रेट बनेगा. अभी इन 180 लीटर पर डे में 179 लीटर, 179 लीटर मेरे बॉडी में दोबारा डिपॉजिट होगी, और रिमेनिंग 1 लीटर जो रहेगा वो 1 लीटर मेरे पास यूरिन होगा. सही है. वो मेरे पास क्या होगा? वो यूरिन होगा. तो अभी ये यूरिन, इसमें हमारे पास जो बॉडी के जितने भी टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो एलिमिनेट हो गए, और जो बेनिफिशियल मीन्स जो कि मेरी बॉडी के लिए ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो दोबारा मेरे बॉडी में डिपॉजिट होगी. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू वो मेरे बॉडी में डिपॉजिट होगी, और जिन चीज़ों को की मेरी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो यूरिन के साथ बॉडी से एलिमिनेट होगी. यहाँ तक क्लियर हो गया. तो हमारे पास जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है,
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी होती है, लूप ऑफ हेनले में भी होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी होती है, और अप टू सम एक्सटेंट ये होती है कलेक्टिंग डक्ट में। तो याद रखें बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सबसे ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज इन अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अबाउट 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर filtrate is again reabsorbed in a proximal convoluted tubule। 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब होगी। अभी इस 80% में जो 100% ग्लूकोज है, मीन्स जो जितना भी ग्लूकोज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर हुआ है, ठीक है, जितना भी फिल्ट्रेट में ग्लूकोज मौजूद है वो सारा का सारा इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही रीअब्सॉर्ब होगा। इफ दिस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज फेल टू रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज, तब क्या होगा? दिस विल रिजल्ट्स इन द टू द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डायबिटिस मेलाइटस, ठीक है, क्योंकि उससे फिर क्या होगा? यूरिन में ग्लूकोज होगा, ग्लूकोसूरिया होगा, विच इज़ द कॉमन इंडिकेशन ऑफ डियाबिटिस मेलाइटस। सही है, तो याद रखें कि सबसे जो मैक्सिमम अमाउंट मीन्स वी कैन से 100% ऑफ द ग्लूकोज विल रीअब्सॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। और इसी तरह अगर हम साल्ट्स मीन्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम साल्ट्स वगैरह को देख लें, मिनरल्स को देख लें, तो वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 80% एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। द रिमेनिंग 20% विल बी रीअब्सॉर्ब इन अ दिस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लेकिन वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, ठीक है। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें इससे 80% ऑफ द ओवरऑल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हमारे पास 100% ग्लूकोज होगा, और इस 100% के साथ साथ इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर होगी और 80% ऑफ साल्ट्स मिनरल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये फिल्ट्रेट एक्चुअली रीअब्सॉर्ब कहाँ पर होता है? तो एक्चुअली दिस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटेन अ ब्लड कैपिलरीज एंड दिस ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज वेजा रेक्टा। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ आ रहा है, वो यहाँ फ्लो कर दी है, लुक हियर, ये फ्लो करती है। तो इस फ्लो के दौरान जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, सॉरी वेजा रेक्टा है, वेजा रेक्टा का काम क्या है कि ये फिल्ट्रेट करेगा जो चीज़ें हमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मींस ग्लूकोज की मेरे बॉडी को ज़रूरत है, मिनरल्स की, साल्ट्स की, पोटेशियम आयन की, सोडियम आयन की, सो these components are very much necessary for me, so these components will be deposited in my body through this vesa recta। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी तरह जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दैट इज एक्चुअली द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले क्या है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दिस इज अ यू शेप स्ट्रक्चर विच कंटेनिंग द टू पोजीशन, दिस वन इज द डिसेंडिंग एंड दिस वन इज द असेंडिंग। सो द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। लुक हियर, आई मेंशन ओवर हियर कि दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, मींस वाटर मूव नहीं कर सकते। सो लुक हियर, दिस पोजीशन हियर द चैनल ऑफ वाटर आर ब्लॉक, वाटर की मूवमेंट नहीं हो सकती। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्चुअली, मैंने आपको मेंशन किया है कि दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो एंटागोनिस्टिकली अगर ये इम्परमिएबल टू वाटर होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? दिस विल बी परमिएबल फॉर द साल्ट्स, ये साल्ट्स के लिए, मिनरल्स के लिए, आयंस के लिए परमिएबल होगा। तो यहाँ पर ये एक रीजन हो गई। सेकेंड जो कंपोनेंट है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज मोर परमिएबल टू वाटर। क्यों? बिकॉज इट कंटेन द वाटर चैनल्स, और वाटर चैनल्स की वजह से फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी अब्जॉर्ब ओवर हियर। सही है, सबसे ज्यादा वाटर की रिअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद। क्यों? इसका काम यह है कि वाटर चैनल है, लेट सपोज दीज आर वाटर चैनल, लुक लेट मी मेंशन ओवर हियर, दीज आर वाटर चैनल, राइट।
एंड दिस वाटर चैनल आर यूज्ड फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी होती है, एज आई मेंशन ओवर हियर। दिस ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये वाटर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम देख ले तो लूप ऑफ हेनले का ओवरऑल फंक्शन क्या है, इसका ओवरऑल फंक्शन ये है टू कंजर्व वाटर, कि ये वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी में रेगुलेट करेगी, मेंटेन करेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर विच मीन्स बाय मीन्स ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो व्हाट इज द रूल ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन दिस कंडीशन? इसका काम ये है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक सोल्यूशन जो है हमारे पास वो 3 कंडीशन में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक, और एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम ये है कि मैं इस सोल्यूशन को हाइपरटोनिक कर लूँ। ये जो यूरिन है इसको मैं इसको मैं डाइल्यूट कर लूँ। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब ये है, हाइपर नहीं सॉरी हाइपो। इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम क्या है कि मैं इसको हाइपोटोनिक कर लूँ। क्यों? क्योंकि उसका काम यह है कि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, साल्ट्स वगैरह को डिपॉजिट करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इसके साथ लॉस हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी मौजूद है। तो इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या होगा, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो उसमें आयंस वगैरह ज़्यादा हो गए, तो वो कंडीशन क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। मीन्स तो ओवरऑल फंक्शन ये है इसका कि इसकी वजह से, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की वजह से जो यूरिन होगे वो कंसंट्रेटेड होगे, और जब यूरिन कंसंट्रेटेड होगे तो हमारे बॉडी में मोर एंड मोर वाटर जो होगा वो रीएब्सॉर्ब होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो दिस कंडीशन द लूप ऑफ हेनले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन टू कंजर्व वाटर। और ये जो मैकेनिज्म हो गई असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। के एक का कंसंट्रेशन, लेट सपोज आयन सीक्रेट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाटर चैनल उसकी रीअब्सॉर्ब होगी। सही है। सो दिस इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म हमारे पास स्पेसिफिकली पाई जाती है बाय मींस ऑफ द 2 ब्लड वेसल्स, वेजा रेक्टा, राइट, वेजा रेक्टा एंड प्लस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हो गए, वेजा रेक्टा जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे होती है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर होती है। तो इन दोनों की वजह से फिर क्या होगा, इन दोनों की वजह से ये होगा कि ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो नाउ वी विल फोकस ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Distal convoluted tubule is playing a vital role in the osmoregulatory function. इसका काम क्या है, osmoregulatory function है। osmoregulatory को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास वाटर और सल्यूट कंसंट्रेशन को ये रेगुलेट करेगी। तो ये है, लेट सपोज हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सचेंज करता है। किस तरह करता है, फॉर विच पर्पज, टू रेगुलेट द ब्लड पीएच। मीन्स इसका काम ये हो गया कि हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन को पेरीट्यूबुलरी कैपिलरीज वेजा रेक्टा से एलिमिनेट करके इस ल्यूमन में ले आता है। ठीक है, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, जो ब्लड पीएच होगी वो रेगुलेटेड होगी। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन ब्लड में पाया जाता है सो दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, और उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए वो हाइड्रोजन आयन को एलिमिनेट करके और बाइकार्बोनेट आयन को कैप्चर करता है, ताकि वो ब्लड पीएच को मतलब यह है कि मेंटेन कर ले। दिस इज सर्विंग एज अ बफरिंग आयन, बफरिंग सोल्यूशन, बफर करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। इससे पहले हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास फिल्ट्रेट बनता है। इसी तरह हमने सेकंड कंपोनेंट में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इसमें फिल्ट्रेट बना है उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है। एंड द लास्ट वन इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन, के इसमें एक और कंपोनेंट भी है कि वो क्या करेगा, जो कि वर्किंग एज अ बफरिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो कि ब्लड को बफर करेगा। बफर का काम क्या है, बफर का काम यह है कि वो ब्लड पीएच को रेगुलेट करता है, और इस ब्लड पीएच के रेगुलेशन की वजह से फिर क्या होगा
इस ब्लड पीएच के रेगुलेशन की वजह से फिर क्या होगा कि जो हमारा इंटरनल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर होगा, इन्वायरमेंट होगा, वो मेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो फिर उससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, एसिडीमिया भी हो सकती है। मींस ब्लड पीएच इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ब्लड जो है ना वो एसिडिक इन नेचर होगी, दैट वे में आल्सो लीड्स टू डेथ। सही है। तो हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रेनल ट्यूबुलर ल्यूमन, कि हमारे पास जो रेनल ल्यूमन है ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है ना वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, मींस बॉडी के कैपिलरी से ये ल्यूमन की तरफ ले आएंगे एंड दिस विल अकर बाय मींस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मींस उसका दिल नहीं करेगा कि मैं चला जाऊँ, लेकिन इसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके लिए एनर्जी को यूज़ करेंगे। और इसमें जो कंपोनेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन आयन, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को मिस किया है, वो एक्चुअली रिलेटेड है विद द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और वो हम ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन या वी कैन से किडनी के जो हार्मोनल कंट्रोल है उसमें ये पढ़ेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, कि हमारे पास ये जो कलेक्टिंग डक्ट है दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। लेकिन ये जो एडीएच हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है। बेसिकली ये सीक्रेट होती है हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी में सीक्रेट होती है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और आल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये एडीएच हार्मोन की वजह से वाटर चैनल्स ओपन होते हैं। तो वाटर चैनल के ओपनिंग की वजह से कलेक्टिंग डक्ट में भी जो वाटर है, बॉडी की यही कोशिश होगी कि मैं उस वाटर को भी कंजर्व कर लूँ। ठीक है, सो कलेक्टिंग डक्ट से भी जो है ना वाटर वो इसी ही एडीएच हार्मोन के थ्रू हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो गए। लेकिन ये एक्चुअली उस कंडीशन में पाया जाता है जब हमारे पास जोक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ना वो एक्टिव होते हैं। सच लाइक इन केस ऑफ, मैंने बार बार आप लोगों को ये एग्जांपल बताया है कि रमज़ान में जब आप सहरी के वक्त ज़्यादा पानी पीते हैं तब क्या होता है, सुबह 7-8 बजे तक वो वाटर आपके बॉडी से एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ डाइल्यूट यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उस कंडीशन में जो आपके बॉडी से यूरिनेशन होगी तो उसका कलर क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, मीन्स वाइटिश इन नेचर होगा, उसका स्पेसिफिक कलर नहीं होगा। लेकिन फिर असर के वक्त अगर आप यूरिन करते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो उसका स्मेल भी आएगा और उसका जो कलर होगा वो भी अ लिटिल बिट ब्राउनिश और येलोविश कलर होगा। तो उसका मतलब क्या होगा, उसका ये है कि वो हाइपरटोनिक इन नेचर है, उसमें आयंस वगैरह ज़्यादा है, और उस आयंस की वजह से फिर क्या होगा, जो बॉडी होगी, बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, तो उसकी यही कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन कर लूँ। तो उस कंडीशन में जो ये कलेक्टिंग डक्ट है या पेरिट्यूबुलर के पहले ऑल ऑफ दिस, उसका काम क्या होगा, एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन, एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से वाटर चैनल ओपन हो गए, उस वाटर चैनल की वजह से फिर ज़्यादातर maximum amount of water will be reabsorbed. ठीक है, so this was all about the excretory function of a nephron, and if any one of you is interested to capture the screenshot you can, राइट आप अगर इसमें से कोई आप में से स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी कन्फ्यूजन? और नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।